नमस्कार प्यारे साथियों, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में हम काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो कवर कर चुके हैं। हमारे चैनल पे जाकर के आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज साइंस से संबंधित आप वीडियोज़ देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप काफ़ी टॉपिक्स है उनको देख सकते हैं। तो इसमें अपना ये पोर्शन आप सभी जानते हैं 60 मार्क्स का जो अपना ये चैप्टर है, जो अपना पोर्शन है ये रहेगा, यानी 60 अंकों का ये अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा, जिसमें हमारा टारगेट है आपको 50 प्लस मार्क्स दिलाने का। और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए, जो बुक्स अपन पढ़ रहे हैं इन्हीं बुक्स में से आपके 50 प्लस जो अंक है वो आपको हासिल हो सकते हैं। ठीक है, लगातार इस चैनल पे आप बने रहिएगा। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि पिछला वीडियो हमने कोयला और पेट्रोलियम लिया था, जिसमें से काफ़ी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज का वीडियो हम लेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपका आज का जो टॉपिक है वो लेने से पहले आप इन टॉपिक्स में से जो सवाल आए थे प्रीवियस ईयर में, इन सवालों को देखिएगा। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, इसके आंसर आप वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है, और ये आपका तीसरा सवाल है। ठीक है, और ये आपका चौथा सवाल है। ठीक है, 4 से 5 सवाल है, 4 सवाल है, इसके 2 ऑप्शन इस नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपका चौथा सवाल है। ये आपके 4 सवाल थे। इन सवालों के बाद आज का टॉपिक अपन शुरू करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लैब अटेंडेंट की परीक्षा की तैयारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके माध्यम से आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज की संपूर्ण जो आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार के वीडियो आपको और चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो मैं लाने के लिए अभिप्रेरित हो सकूं। तो प्यारे साथियों, कुल मिलाकर के वीडियो को आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब देखिएगा, आज का अपना टॉपिक जो है वो रहेगा दहन और ज्वाला। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के जो सवाल अभी हमने देखे थे वो 3 से 4 सवाल जो थे वो पूछे गए थे। ये टॉपिक जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उन सवालों पे अपन वापस आएंगे। तो आज का टॉपिक है अपना दहन और ज्वाला। तो ये दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होता है, इससे संबंधित अपना टॉपिक रहेगा। तो ये देखिएगा, जो जनरल फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं पे बेस्ड अपने सवाल आते हैं, है ना। आधारभूत विज्ञान के जो सवाल होते हैं, यानी सामान्य विज्ञान के सवाल होते हैं, वही सवाल होते हैं जो एनसीईआरटी अपना, है ना, एनसीईआरटी 8th क्लास जो है इसकी बुक है ये साइंस की। तो इसमें से ये सारे के सारे सवाल अपने बन जाते हैं। और यकीन मानिए आप कि पिछले 2 जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में कक्षा 8वीं के जो सवाल है, 8वीं से ही सवाल उठ के एज इट इज़ लाइनें आई हैं। मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में आपको बताया भी है, आज भी बता रहा हूँ। और ये टॉपिक भी मैंने एनसीईआरटी साइंस जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है वहाँ से मैं ले रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको इससे आगे की जो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वीं 11वीं लेवल तक का इसमें नहीं पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी जो 8th है, इस बुक को आप पहले कंप्लीट करें, उसके बाद भी आपको टाइम मिलता है तो आगे कक्षा जैसे 10th और 11th 12th के भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको इसको देनी है। तो इसीलिए मैंने कक्षा 8 की एनसीईआरटी चुनी है। और जिन बच्चों के पास है ये बुक तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो इस चैनल के साथ आप जुड़े और यहाँ पे आपको ये सारी बुक जो है वो कवर करवा दी जाएगी। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि दहन क्या होता है। तो दहन क्या है कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा देता है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, वह प्रक्रिया जो वो क्या कहलाएगी, उसे दहन कहते हैं, यानी कि वो दहन कहलाता है। और जिस पदार्थ का दहन होता है वह क्या कहलाता है, वह दाह्य कहलाता है। जिसका दहन होगा वो दाह्य कहलाएगा। और जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है वो दहन कहलाता है। नेक्स्ट कि इसे ईंधन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे ईंधन भी कहा जा सकता है। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। और कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में
एक लो का रूप मतलब प्रकाश भी उत्पन्न होता है लो के रूप में, ठीक है। ये प्रकाश भी उत्पन्न हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट अपन ये पढ़ते हैं कि इसमें आपके ज्वलन ताप क्या होता है, कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाएगा वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब जो है नेक्स्ट अपन माचिस के बारे में पढ़ेंगे कि जो माचिस होती है क्या है कि क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती। माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जलती है, ठीक है। तो माचिस का इतिहास अपन जानते हैं कि माचिस क्या है और मतलब ये क्यों जलती है, इस पर कौन कौन से पदार्थ जो है वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये आपका माचिस का डायग्राम है, चित्र है आपके सामने। तो अब हम ये जानेंगे कि ये वाला जो है यहाँ पे कौन सा पदार्थ होता है, ठीक है। और ये जो तीली है, माचिस की तीली है, इस पे यहाँ पे कौन सा पदार्थ लगा हुआ होता है, ये कौन सा पदार्थ लगा हुआ होता है। तो ये जानने से पहले हम इसका इतिहास जानते हैं, ठीक है। ये रहा आपका माचिस का इतिहास क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो इसमें कहा है कि माचिस जो है इसका इतिहास बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब 5000 से भी अधिक वर्ष पुराना। मिस्र, ठीक है ना, 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे, ठीक है ना। मतलब गंधक में डुबोए हुए कोई ये चीड़ का पेड़ है, इसकी जो लकड़ियाँ होती है इसके छोटे छोटे टुकड़े, उनको गंधक में डुबो करके फिर माचिस की जगह उनका यूज किया जाता था। और फिर आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। आधुनिक जो निरापद जो माचिस है इसका विकास कब हुआ है, 200 वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ है। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर ये देखो पदार्थ, इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाने की संभावना इसमें से बनती है इस बार, कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, ये और एक और है आपका श्वेत फॉस्फोरस। ये आपके आधुनिक जो माचिस थी उसमें ये तीन पदार्थ इनका मिश्रण था। कौन कौन से, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फॉस्फोरस, इसका मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरे सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फॉस्फोरस जो है वो प्रज्वलित हो उठता था और इस प्रकार से इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था और माचिस की तीली जलने लगती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो श्वेत फॉस्फोरस है इससे सबसे बड़ा यहाँ पे ये घातक सिद्ध हुआ। श्वेत फॉस्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए और माचिस का उपयोग करने वाले इन दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ था, ठीक है, खतरनाक सिद्ध हुआ। तो इस बार जो है आजकल जो अपन माचिस यूज में लेते हैं निरापद माचिस, आजकल निरापद माचिस के सिरे पर जो शीरा है उस पर केवल और केवल क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, ये दो चीज़ें लगी हुई होती है ना। माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है और रगड़ने वाली सतह पर क्या लगा होता है, चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फॉस्फोरस। रगड़ने वाली जगह पर क्या लगा होता है, यहाँ पे देखो ये जो माचिस है इस पे यहाँ पे क्या लगा होता है, चूर्णित कांच हो जाएगा और थोड़ा सा लाल फॉस्फोरस यहाँ पे लगा हुआ होता है। ये है आपका रगड़ने वाली जगह पर। नेक्स्ट क्या है, लाल फॉस्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होते हैं। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि कम खतरनाक होते हैं। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फॉस्फोरस जो है श्वेत फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर, जो तीली है उसके सिरे पर क्या क्या लगे होते हैं, पोटेशियम क्लोरेट और आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, है ना। तो पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है, कौन, पोटेशियम क्लोराइड, जिससे क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है इसका दहन जो है वो प्रारंभ हो जाता है और जो तीली होती है वो हमारे जलती है, ठीक है। और उसका उपयोग हम किसी भी मतलब चूल्हा जलाने के लिए या अदर जो है उसके लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो आप समझिए
पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फेट जो है, ये दोनों पदार्थ इसके यहाँ पे, ये जो तीली है इस पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। एंटीमनी ट्राइसल्फेट है, ये आपकी ज्वाला जो है वो प्रकट करती है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, दहन प्रारंभ हो जाता है। तो ये था आपका माचिस का इतिहास। निश्चित रूप से यहाँ सवाल पूछने की प्रबल संभावना यहाँ पे है, तो इस टॉपिक को आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप इन पदार्थों को लिख लें और बार बार इनको देखें ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ का दहन कब होगा, है ना। तो किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका जो ताप है वो उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है, तभी उसका दहन हो पाएगा, है ना, तभी उसका दहन हो पाएगा। आइए अब जानते हैं ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप, यानी जिस ताप पर पदार्थ जलता है, ठीक है, ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण जैसे पेट्रोल है, एल्कोहल है, ठीक है, और आपका एलपीजी है, ये आपके ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरणों के रूप में आ जाते हैं। अब देखो आग पर अपन नियंत्रण किस प्रकार से अपन पा सकते हैं, इससे संबंधित अपन जानकारी लेते हैं कि आग है, आग लग गई है, उसके बाद हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। तो आग पर नियंत्रण पाते हैं तो उसके लिए आपको अग्निशमन जो है वो आपको याद आता होगा, फायर ब्रिगेडियर जिसे कहते हैं, फायर ब्रिगेड, वो आपको याद आता होगा। तो उसका एक डायग्राम है ये, जो आपके इसी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो बुक है इसमें दे रखा है। ये फायर ब्रिगेड जो होते हैं इनके द्वारा जो है प्रेशर के साथ यहाँ पे पानी का दबाव यहाँ पे डाला जाता है, प्रेशर के साथ यहाँ पे आग का कंट्रोल, पानी डाल करके कंट्रोल पाते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये तो डायग्राम है, आपने देख लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ से देखो कि जल जो है इसके द्वारा कैसे आग को इस पे कंट्रोल पाया जाता है, आग को बुझा दिया जाता है। तो जल क्या करता है, ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, ठीक है। जल क्या करता है, ज्वलनशील जो पदार्थ होंगे उनको ठंडा कर देगा, जिससे क्या होगा, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है, और ऐसा करने से आग का फैलना जो है वो रुक जाता है। जलवाष्प जो होगी वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेगी, ठीक है। पानी से जो जलवाष्प निकलेगी वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेगी, जिससे क्या होगा, जिससे कि वायु की आपूर्ति उसमें बंद हो जाएगी। वायु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी और आग बुझ जाती है। इस प्रकार से आग पर अपन नियंत्रण पा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो आग उत्पन्न होने के लिए 3 चीज़ें आप ज़रूरी है, ठीक है। आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। 3 आवश्यकता कौन कौन सी हैं, ये 3 आवश्यकताएं विशेष रूप से आप देख लें। एक तो है आपका फ्यूल, आपका ईंधन हो जाएगा, एक हो जाएगा वायु, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वायु से, और ऊष्मा जो है इससे ईंधन का ताप जो है ज्वलन, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु ये आपकी ऊष्मा चाहिए होती है। कुल मिलाकर के 3 आवश्यकताएं होती है। ये 3 कौन कौन सी है, एक तो आपका ईंधन, दूसरा वायु और तीसरा ऊष्मा। तो ये 3 आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, आग उत्पन्न करने के लिए। अब इसके बाद अपन जो है ये आवश्यकताएं हैं, देखो इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इनमें से एक या अधिक आवश्यकता को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। या तो एक आवश्यकता हटा दो या एक से अधिक आवश्यकताएं हटाकर आग को नियंत्रित कर सकते हैं। आग बुझाने वाले का कार्य, मतलब आग बुझाने वाले का कार्य क्या होता है, मेनली वो क्या करता है, वायु का प्रवाह काट देता है। वो मतलब वायु का प्रवाह काटेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और इससे क्या होगा, आग है उस पर वो नियंत्रण अपन पा सकते हैं, आग बुझ जाएगी। तो उसका मेन कार्य वायु का प्रवाह काटना है या ईंधन का ताप कम करना है, या फिर ये दोनों भी कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी भवन में आग लग गई तो उस भवन को थोड़ी हटाएंगे, भवन को नहीं हटाया जा सकता ना। इसलिए जो है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो वायु होता है उसका प्रवाह काटना वो ज़्यादातर वो प्राथमिकता देता है, जिससे उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा और जिससे आग बुझ जाती है, ठीक है। तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट अपन
अभी हमने जल के बारे में पढ़ा कि जल के द्वारा आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो क्या हर प्रकार से लगने वाली आग पर जल से नियंत्रण पाया जा सकता है? आइए इसके बारे में समझते हैं। देखो, हर प्रकार की आग लगने पर केवल और केवल जल से उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी जो विद्युत उपकरण है उसमें आग लग गई, तो वहाँ पे आप पानी डालोगे तो करंट आने का खतरा रहता है। तो इसके लिए देखो और क्या कौन सी दूसरी अन्य चीज़ें हैं जिनसे हम आग बुझा सकते हैं। तो देखो, इसके लिए इस डायग्राम को आप देखें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या है। ठीक है, तो देखो कि जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो है। परंतु जल तभी कार्य कर सकता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। ठीक है, यदि विद्युत के उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है, यानी करंट आ सकता है उनको। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होगा। तेल और पेट्रोल की बात आ रही है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। तेल और पेट्रोल, इनसे जल हल्का होता है या भारी होता है, वो हमने पिछले चैप्टर में जाना ही था। तो वो भी यहाँ पे आप दिमाग लगाएं इसका कि तेल हल्का होता है या भारी होता है जल से। ठीक है, उसका जल का उपयोग यहाँ पे उचित नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या उपयोग करें? क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? याद है, याद होगा भी। अतः ये तेल के नीचे चला जाता है। ठीक है ना, जल तेल के नीचे चला जाता है और तेल जो है जल की सतह पर तैरता रहता है और जलता रहेगा, चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहेगा। ठीक है ना। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए क्या काम में ले सकते हैं अपन? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई तेल और जल वाला तो हो गया कि जल जो है उसके ऊपर जो तेल तैरता रहेगा और तेल की आग है उसको अपन नहीं बुझा सकते। तो विद्युत उपकरण में जो आग लग जाती है या पेट्रोल के द्वारा जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए सबसे बेस्ट आपका अग्निशमन क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे अच्छा अग्निशमक है। ठीक है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण, कौन? ये CO2 जो है, ये ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क जो है वो टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, CO2 का अतिरिक्त लाभ क्या है? एक और लाभ ये है, अतिरिक्त लाभ ये है कि सामान्यतः ये विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो ये इसका और लाभ है। हमें CO2 की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। उच्च दाब पर सिलेंडरों में भर सकते हैं। जैसे LPG किस रूप में होती है? वो भी लिक्विड फॉर्म में होती है। सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, बहुत अधिक फैलेगी और ठंडी हो जाएगी। अतः ये न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। ईंधन का जो ताप है उसको भी नीचे ले आती, कम कर देती है। इसलिए ये अति उत्तम अग्निशामक है, अति उत्तम अग्निशामक है CO2। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका और भी है। मतलब किससे अपन प्राप्त कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव, इससे भी अपन CO2 प्राप्त कर सकते हैं। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपन ने पॉइंट पढ़ा है कि CO2 बहुत ही अच्छा अग्निशामक पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दहन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से दहन के प्रकार होते हैं। तो वैसे तो ये बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः ये जैसे तीव्र दहन होता है, एक स्वतः दहन और एक विस्फोट के रूप में इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीव्र दहन, विस्फोटक दहन और आपका स्वतः दहन, ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो देखो, ये तीव्र दहन क्या होता है? मतलब जो आपका गैस होता है, गैस स्टोव, जो गैस चूल्हा है, उसकी घंटी जो है उसको अपन चालू करते हैं तो उसमें
फिर लाइटर से जलाते हैं तो आग जलती है, तो ये तुरंत हो जाता है। यानी गैस जब अपन जलाते हैं तो गुंडी को ऑन करके लाइटर से जैसे ही अपन लाइटर जलाते हैं उसको तो वो तुरंत ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब वो तीव्र दहन का एग्जाम्पल है। हम पाते हैं कि गैस तेज़ी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहते हैं। ठीक है, यानी तुरंत जो है जलने लगती है, तुरंत जो है दहन आपको प्राप्त होता है, वो तीव्र दहन होता है। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर ही वायु में जल उठते हैं, मतलब वायु के अंदर ही जल उठते हैं, जो कमरे के ताप पर। सामान्यतः ये बाहर इनको रखते हैं, जैसे केरोसिन है, उसको मिट्टी के तेल में आप नहीं रखेंगे, या फॉस्फोरस है, इसको जल में नहीं रखेंगे तो ये अपने आप जल जाते हैं। ठीक है, उनमें ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, ठीक है, जल जाते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। स्वतः दहन है, इसकी समस्याएं होती है और हमारे सामने जो क्या कहते हैं उसको अग्निकांड के जो खतरे होते हैं उनको भी हमें महसूस करना होता है, मैं पढ़ सकता है। तो जैसे कहाँ कहाँ ये खतरनाक अग्निकांड होते हैं, तो जैसे देखो कोयले की जो खानें होती है, यहाँ पर धूल के स्वतः दहन से, कोयले की खान में स्वतः दहन होता है, इससे कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। और इसी प्रकार से जंगल में भी स्वतः अग्निकांड हो जाता है। कभी कभी अधिक गर्मी के कारण ये हो जाते हैं और कभी आकाशीय बिजली गिरने से हो जाते हैं। लेकिन जंगल में आग का कारण अधिकतर मनुष्य की लापरवाही है। कैसे है मनुष्य की लापरवाही? क्योंकि जैसे वो घूमने फिरने जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो अग्नि जलाते हैं, शिविर वगैरह लगा करके जो कैंप फायर का आयोजन करते हैं, और स्थान छोड़ने से पूर्व वहाँ पे जो वो आग वाग जलाते करते हैं, तो स्थान जब वो छोड़कर जाते हैं तो वहाँ से पूर्व आग को वो बुझाते नहीं हैं, और ऐसी लापरवाही जो है पूरे जंगल को है जलाकर नष्ट कर देती है। तो अच्छी बात यही है कि वहाँ का जो स्थान छोड़ने से पूर्व है, आपको जो है आग जो है उसको पूर्णतया बुझाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखें तो इसमें जो है आपका पॉइंट रहेगा दहन के प्रकारों में विस्फोटक को अपन देखते हैं। विस्फोटक जो एक प्रकार है वो किस प्रकार से होता है कि हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, और जब पटाखे जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैसें बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएँ होती है उन्हें विस्फोटक कहते हैं। ठीक है, विस्फोटक कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट होता है। ठीक है, पटाखे पर दाब डालेंगे तब भी विस्फोट हो जाता है। तो ये थे आपके इनके दहन के प्रकार। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ज्वाला से संबंधित कि ज्वाला क्या होती है। ज्वाला अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में देखो ज्वाला जो है ये क्या होती है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, दहन होगा और दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे क्या करेंगे? ज्वाला का निर्माण कर देंगे। ज्वाला का निर्माण, तो इस प्रकार से ज्वाला का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल, केरोसिन और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज्वाला का निर्माण हो जाता है। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला जो है, लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। ठीक है, ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। वाष्पित नहीं होगा तो ज्वाला नहीं देगा। क्रियाकलाप में जो ऊपर दे रखा था इसको आप छोड़ें कि कांच की नली से बाहर कुछ निकल रहा था, तो वो क्या था? वो ज्वाला ही था। ठीक है ना, तो ये उसको छोड़ें। इसमें देखो कि हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र ये क्या होते हैं? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि वहाँ पे काला काला पदार्थ जो है जमा हो जाता है स्लाइड पर। ये स्लाइड है, इस पे आपको ये पकड़ के रखेंगे दीप्त वाले क्षेत्र पे, तो इस स्लाइड पे ये काला काला पदार्थ जमा हो गया। तो ये पदार्थ क्या है? कांच की प्लेट पर एक गोल काला वलय बन गया है।
ये ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है, यानी ये बिना जले हुए कार्बन के कण हैं उनको दर्शा रहा है। नेक्स्ट है कि जैसे मान लो एक अपने पास डायग्राम और है, ठीक है, ये वाला देखो कि अब एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखना है। अदीप्त क्षेत्र जो सबसे तेज जलता है, ठीक है, ये रहा अदीप्त क्षेत्र, इसमें आपको पकड़ कर रखना है। इसमें अब ध्यान ये देना है कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये रक्त तप्त हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है गर्म होके। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है, ये दर्शा रहा है। वास्तव में ज्वाला का ये भाग जो है सबसे अधिक गर्म होता है। कौन सा? अदीप्त वाला भाग बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो सबसे बाहर होता है। ये सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को क्या करता है, सबसे बाहरी जो भाग होता है उस पर वो फूंकते हैं, सबसे बाहरी भाग पर ही फूंका जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक गर्म होता है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में कि ईंधन, देखो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना, इससे सवाल आपके बने हुए हैं। ये चित्र जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट या इम्पोर्टेंट, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखो, इसको आप समझ लें, ये जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती के जो क्षेत्र है सबसे गर्म क्षेत्र, ये बाहर का जो क्षेत्र है सबसे गर्म भाग है और इसी को अदीप्त क्षेत्र कहते हैं। और ये जो है इसका पूर्ण दहन हो जाता है और ये सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, ये नीले कलर का होता है। 3 पॉइंट यहाँ पे आते हैं, सबसे गर्म भाग है और ये सबसे बाहरी भाग है और इसका पूर्ण दहन होता है और ये नीला होता है, ठीक है, सबसे बाहर वाला नीला होगा और सबसे अधिक गर्म होगा। फिर ये बीच का जो भाग है वो इससे कम गर्म होता है और ये आंशिक दहन वाला भाग मध्य भाग होता है, ये पीले रंग का होता है। और सबसे लास्ट में जो सबसे कम गर्म होता है ये आपका बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, जिसका रंग कैसा होगा, काला रंग होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें, वेरी वेरी मोस्ट कर लें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें जैसे मान लो ईंधन क्या है अपना, ईंधन के बारे में जानते हैं। ईंधन क्या है, ईंधन के बारे में कोयला और पेट्रोलियम में भी हमने पढ़ा था, इस यहाँ पे और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ईंधन क्या होता है। तो देखो ईंधन क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो औद्योगिक उपयोग होते हैं उनसे संबंधित हमारे ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रमुख स्रोत अपने क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लकड़ी होती है, ठीक है, कास्ट कोयला होता है ना, उसके बाद उसके अलावा पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारे ईंधन के रूप में हम यूज़ लेते हैं। तो ये पदार्थ, तो सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। और अच्छा ईंधन कौन सा होता है, अच्छे ईंधन के गुण यहाँ पे बताएं कि अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है और ये सस्ता होता है, सहज उपलब्ध होता है और सस्ता होता है, ये अच्छा ईंधन होता है। और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और ये जलने के बाद कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। वही क्या होता है, वही अच्छा और एक आदर्श ईंधन के रूप में हम इसको जान सकते हैं। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता है ना, विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूर्ण कर सकता है। भाई अभी इसने बताया कि ये जो गुण रखने वाला ईंधन है वो आदर्श ईंधन है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन माना जा सके। लेकिन हमें ऐसा ईंधन यूज़ में लाना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं वो पूरी कर सके। और ईंधन के मूल्यों में भिन्नताएं होती है, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब ईंधन है, इसकी क्षमता क्या होती है, ईंधन की क्षमता और मतलब जो होती है उसके बारे में आप जानते हैं। ईंधन की क्षमता, ईंधन क्षमता क्या होती है, तो ईंधन क्षमता वह होती है, देखो ईंधन क्षमता में सीधा सा आप ये याद रखें कि उसमें मान, इसमें क्या होता है, उसमें मान किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के
पूर्ण दहन यानी 1 किलोग्राम ईंधन है वो पूरा जल जाएगा, पूर्ण दहन से प्राप्त, उसके जलने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा है ना, प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा उसको उसका ऊष्मीयमान बोलते हैं। नहीं समझे? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त हमें ऊष्मा ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो उसकी ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा है वो उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहलाता है। ठीक है, ऊष्मीयमान 1 किलोग्राम जो पूर्ण दहन होगा उससे हमें जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वही जो चीज़ है उस ईंधन का ऊष्मीयमान होता है। तो इसकी जो है यूनिट क्या होती है, ईंधन के ऊष्मीयमान का इकाई क्या होती है, ये भी आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट कर लेना इसको, किलो जूल प्रति किलोग्राम, है ना, किलो जूल प्रति किलोग्राम ये ऊष्मीयमान का मात्रक होता है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अब देखो एक सारणी है जिसमें कुछ ईंधनों के ऊष्मीयमान यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो इस सारणी को आप विशेष रूप से देखें। इसमें देखो गोबर के उपले हैं, इसके सबसे कम है इसमें, और सबसे अधिक, इस वीडियो को पॉज करके आप सभी देख लेना, मैं आपको सबसे अधिक आपको बता रहा हूँ, सबसे अधिक होता है आपका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है इसका सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है, यानी कि 1,50,000 तक इसका ऊष्मीयमान होता है। ठीक है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन जो है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ईंधन के दहन से हानिकारक जो अपने उत्पाद प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन सी हानियाँ हो जाती है, हानिकारक पदार्थ कौन कौन से यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद उत्पन्न या प्राप्त होते हैं, हमें उत्पन्न होते हैं या प्राप्त होते हैं, तो कौन कौन से हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो हानिकारक कौन कौन से प्रभाव ये डालेगा, तो देखो सबसे पहला हानिकारक प्रभाव अपना रहेगा कि लकड़ी, कोयले और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन बिना जले, मतलब लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे जो कार्बनिक ईंधन है वो क्या करते हैं, बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। बिना जले कार्बन के कण खतरनाक होते हैं। ये सूक्ष्म कण जो बिना जले कार्बन के कण हैं, ये खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दमा जैसे यानी सांस जो है घुटने लगता है, ऐसे रोग उत्पन्न करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है कि सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती भी है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, दमा जैसे रोग यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पेड़ कट जाएंगे। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती जा रही है, जो पर्यावरण के लिए भी हानिप्रद है, पर्यावरण के लिए भी हमें हानिप्रद रहेगा। ये है, तो ये था अपना पहला पॉइंट। इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि दूसरा और क्या हानि होती है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट कि जो ये हमें ईंधन जो है इनसे, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाने की संभावना यहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि इन ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जिसे कह सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो अत्यंत विषैली होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जहरीली गैस के रूप में होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है, उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। देखो वापस पढ़ना इसको, ये इम्पोर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। क्यों होता है? क्योंकि
बंद कमरे में अपूर्ण दहन होगा, ऑक्सीजन की प्रॉपर आपूर्ति नहीं होगी, तो अपूर्ण दहन में वो क्या होगा, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और कमरे में जो सो रहे व्यक्ति उनका दम घुटने लगेगा और उससे उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तभी तो कहते हैं जैसे अंगीठी जलाकर आप बैठते हो किसी रूम में दरवाजे बंद करके, तो वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध होता है। और इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो, यानी अंगीठी जली हुई हो, वहाँ पे आप कभी ना सोएं। तो अब देखो यहाँ पर आपको एक जो प्रश्न है वो बना हुआ था, वो अपन लास्ट में अभी अपन देखेंगे, उनमें से एक प्रश्न यहाँ पे आएगा। अब देखो तीसरा पॉइंट अपना रहेगा ये रहा कि अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग वालेस स्मिथ ब्रोकर ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था। किसका? ग्लोबल वार्मिंग शब्द का उपयोग सर्वप्रथम ब्रोकर ने इसका यूज किया था, वालेस स्मिथ ब्रोकर। तो आप ब्रोकर याद रख सकते हैं। अब देखो विश्व उष्णन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और यहाँ पर दी है। पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, तो वही जो है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है ना। पृथ्वी पर वातावरण के जो तापमान में वृद्धि हो रही है वही जो है विश्व उष्णन कहलाता है। तो विश्व उष्णन इसे कहते हैं। पृथ्वी पर जो तापमान की वृद्धि हो रही है ये विश्व उष्णन कहलाएगा। और अन्य बातों के साथ साथ विश्व उष्णन से क्या होता है भाई, जो तापमान तो बढ़ रहा है, इसके अलावा तापमान जब बढ़ेगा तो इसके साथ हिमनद पिघलने लगेंगे। जो बड़े बड़े बर्फ़ के जो ग्लेशियर है, पहाड़ है बर्फ़ के, हिमालय जो है, हिमनद जो है वो पिघलने लगेंगे। और हिमनद जब पिघलेंगे तो जिससे क्या होगा, समुद्री जल है उसका जल स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र में पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी। और ऐसा करने से, अधिक मात्रा हो जाने से समुद्र से बाहर आने लगेगा पानी और तटीय क्षेत्र जो है वो बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। और ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर स्थायी रूप से वो जलमग्न हो सकते हैं, वहाँ पर हमेशा के लिए जल भराव हो जाएगा। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार गैस जो है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो फोर्थ अपना पॉइंट रहेगा जिसमें ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, उनमें चौथा पॉइंट अपना ये है कि कोयला और दहन मतलब डीजल, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 अपन कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किसके दहन से? कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस कैसी है? ये गैस अत्यंत दमघोटू गैस है। कैसी गैस है? अत्यंत दमघोटू गैस है और संक्षारक गैस है। दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन जो होते हैं नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल इंजन क्या करते हैं? नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं? वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। कौन कौन? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाएंगे और आपके अम्ल बनाते हैं। वर्षा जल में घुल के अम्ल बनाएंगे और वर्षा के साथ अम्ल नीचे आएंगे। वही अम्ल जो वर्षा जल में मिले हुए हैं, वैसी जब वर्षा होगी तो ऐसी वर्षा जो है अम्ल की वर्षा होगी, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा वो कहलाएगी, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इनके विषय में आप कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। मोटर वाहनों में देखो, अब कक्षा 7 में हम क्या पढ़े थे वो अपना पेज जो है अपन आगे निकालते हैं। ये कौन सा अपन ने पढ़ा था? ये वाला जो है। इससे पहले आप चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं किस प्रकार का वीडियो लगा और किस प्रकार के वीडियोज़ आपको और चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में वीडियो को शेयर करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको PDF मिल सकती है और टेलीग्राम आप ज्वाइन करें। तो अब आइए देखते हैं कि जो 7वीं क्लास का जो है इसमें ये क्या है। तो ये देखो, इसमें आपका ये दिया हुआ है कि
तो ये दे रखा था कक्षा 7 में पेज नंबर 56 पे यहाँ पे कि क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में आपने सुना है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, वर्षा जल में अम्ल ज़्यादा होगा तो वो अम्ल वर्षा कहलाएगी। तो अब ये देखो, वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि वर्षा जल है ये अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें देखो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3 गैसें हैं जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है और वर्षा जल में घुल करके ये देखो क्रम से क्या क्या बनाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बनाएगी कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जैसे हम H2CO3 के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका निर्माण कर लेती है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र जो है H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको। और थर्ड जो है वो क्या है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये कौन सा अम्ल बना लेती है? ये आपका नाइट्रोजन अम्ल बना लेती है, नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। और नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है वो HNO3 होता है। तो इस प्रकार से ये हमने कक्षा 7 का जो दे रखा था वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है और इसी के साथ ही अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बुक जो दे रखे हैं, बुक में जो सवाल दे रखे हैं उनको देखते हैं और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो सवाल थे इसमें उन सवालों पे जाते हैं जो अपने वीडियो की शुरुआत में लिए थे। तो सबसे पहले इन सवालों पे आते हैं। इन सवालों में सबसे पहला सवाल जो है इसको आपको छोड़ देना है और दूसरा जो सवाल है इस पे आते हैं। ये देखो, आपको खुद को करना, अगर चैप्टर को बहुत अच्छे से आपने समझा है तो आराम से इस सवालों के 4 सवालों के आप जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखो कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है भाई? वायु में ये देखो लकड़ी और कोयला दोनों वायु में क्या करते हैं बताइएगा, आप बताइएगा? प्रदूषण कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रदूषण। लकड़ी और कोयला जलेंगे तो वायु प्रदूषण होगा। ख में क्या है कि घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा है? लिक्विड ईंधन के बारे में या लिक्विड फ्यूल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो केरोसिन अपन ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का तेल या केरोसिन जिसे कहते हैं, केरोसिन हो सकता है। ठीक है, केरोसिन। नेक्स्ट है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। कहाँ तक गर्म करना आवश्यक है बताइएगा? ज्वलन ताप तक। आप सभी का आंसर मैं उम्मीद करता हूँ सही होगा, तो यहाँ पे ज्वलन ताप आप कर सकते हैं, ज्वलन ताप। नेक्स्ट है आपका कि तेल द्वारा उत्पन्न जो आग होगी उसको किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं जल द्वारा उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल के ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। तो ये तो इस बुक में जो पीछे दे रखे वो क्वेश्चन है, सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपके एग्ज़ाम में बन जाती है प्यारे साथियों। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से मैं कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। एनवीएस लैब अटेंडेंट से संबंधित जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है इसको हम कवर करने की कोशिश इसमें करेंगे। अब आइए जो शुरुआत के सवाल हैं उन सवालों पे चलते हैं। इन सवालों में सबसे पहला आपका जो सवाल है वो ये रहा। इसमें देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही के बारे में पूछा है, कौन सा सही है? तो इसमें पहला देखो, मोमबत्ती की लौ का सबसे बाहरी भाग पूर्ण दहन वाला भाग होता है और सर्वाधिक गर्म होता है। पूर्ण दहन वाला भाग देखो ये कहाँ से लिया है? जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, जो आपको मोमबत्ती वाला मैंने डायग्राम बताया था और कहा था कि यह इम्पोर्टेंट है, वो डायग्राम में लेकर आता हूँ आपके सामने, है ना? ये वाला डायग्राम, यहाँ से ये सवाल है। ठीक है ना? ये सबसे बाहर का भाग है, सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, सबसे बाहर का भाग है और पूर्ण दहन के कारण सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और तो ये आपका वहाँ पे जाएगा। तो आंसर यहाँ पे कौन सा रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये आंसर। ठीक है, मोमबत्ती की लौ का सबसे बाहरी भाग पूर्ण दहन वाला होता है और सर्वाधिक गर्म होता है। बी जो है वो क्या रहेगा? मोमबत्ती की लौ का मध्य भाग काला होता है और सबसे कम गर्म होता है। सी क्या? मोमबत्ती की लौ का सबसे बाहरी भाग चमकदार होता है और सर्वाधिक गर्म होता है। सबसे बाहरी वाला भाग चमकदार और सबसे गर्म। मोमबत्ती की लौ का अंतरंग भाग अपूर्ण दहन वाला होता है और सामान्य रूप से गर्म होता है। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करें।
निश्चित रूप से आप सभी का आंसर ए ही होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ए ही दिया होगा। अब देखो नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेल के जलने से, तेल जब जलेगा, तेल के जलने से लगी आग को जल से नहीं बुझाया जा सकता, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है, इसके 4 कारण आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दें। सबसे पहला ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि तेल जल में अघुलनशील है और जल से हल्का होता है, जिसकी वजह से ये जल के ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि तेल के प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है और इसके ऊपर जल डालने पर भी ये जलता रहेगा। तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्योंकि तेल जल में घुल जाएगा और जलता रहेगा। ऑप्शन डी जो है, क्योंकि तेल और जल के बीच अभिक्रिया से इतनी ऊष्मा मुक्त होती है कि तेल का प्रज्वलन ताप प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप समझ गए होंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बुक से बाहर आपका कोई भी जो है क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ऐसा आप उम्मीद रखें, आप भरोसा रखें इस पर। NCERT कक्षा 8 की जो विज्ञान है इस पर आप भरोसा रखें और मैं आपको ये पूरा कवर करवा दूँगा। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, ये आपका सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? ठीक है, आप आंसर करें इसका। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। ये देखो ऑप्शन बी है, जिसे क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1,50,000। ठीक है, और ये आपका राइट आंसर भविष्य का ईंधन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये वाला सवाल, देखो अंगीठी वाला आ गया। देखो कि बहुत ठंडी जलवायु में कुछ लोग खुद को गर्म रखने के लिए बंद कमरे के अंदर अंगीठी में कोयला जलाकर रखते हैं। कुछ देर बाद कमरे के अंदर लोगों का घुटन महसूस होने लगती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, क्योंकि कमरा बंद होता है, ताज़ी वायु कमरे में प्रवेश नहीं करती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये ऑप्शन 1 है। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी, कोयले के जलने में कमरे के अंदर वायु में मौजूद संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये दूसरा ऑप्शन है आपका। इसका तीसरा और चौथा ऑप्शन ये रहा। तीसरा ऑप्शन, कोयले में मौजूद कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिससे श्वास अवरोध यानी चोकिंग होता है। ठीक बात है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये रहेगा ऑप्शन, कोयले में मौजूद कार्बन बंद कमरे में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिससे घुटन या श्वास रोध यानी चोकिंग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी राइट आंसर दे सकते हैं और ये डी जो है इसका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।